मित्रों नमस्कार। अब हम साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप पर विचार करेंगे। मित्रों, साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप पर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। तो हमारे सामने जब बहुत ही मौलिक प्रश्न उठता है, जैसे ही हम कहते हैं साहित्य की परिभाषा और स्वरूप, तो जान लीजिए साहित्य को परिभाषित करना जो है कठिन काम है। तो सबसे पहले हम देख लें कि आखिर जो है साहित्य शब्द जो है वो बना किससे है। तो हिंदी में जब चर्चा चलती है तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, साहित्य शब्द की उत्पत्ति जो है साहित्य शब्द से हुई है, जिसकी संस्कृत में व्याख्या होती है साहित्येन भाव स साहित्यम। साहित्येन भाव स साहित्यम, जो हित के भावों से भरा हुआ हो, जो हितकारक रचना हो, जो हमारे साथ जो है सहित होने के भाव से संपन्न हो, वो साहित्य है। ठीक है। तो यहाँ जो है साहित्य के लिए सहित में यत प्रत्यय लगाकर साहित्य शब्द बना है। साहित्य शब्द का प्रयोग 4 रूपों में मिलता है। ध्यान देने का विषय है, क्योंकि साहित्येन भाव स साहित्यम जब हमसे कहा जाता है तो यहाँ वो 4 रूप क्या बनते। पहला ये कि शब्द और अर्थ का संभाव, शब्द और अर्थ का संभाव। दूसरा हितकारक रचना। तीसरा ज्ञान राशि का कोश। चौथा अंग्रेजी के लिटरेचर के पर्याय के रूप में हिंदी में साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो सही बात तो यह है कि साहित्य शब्द अंग्रेजी शब्द के लिटरेचर का पर्यायवाची है। लिटरेचर, लिटरेट करना। तो अंग्रेजी में जो लिटरेचर शब्द का प्रयोग होता है 2 अर्थों में होता है। एक व्यापक अर्थ में, दूसरा संकुचित अर्थ में। क्योंकि लिटरेचर शब्द का प्रयोग जब अंग्रेजी साहित्य में किया जाता है तो वहाँ उनकी दृष्टि जो 2 होती है, एक तो व्यापक होती है, दूसरी संकुचित होती है। ठीक है। तो जहाँ तक जो व्यापक दृष्टि की बात होती है, व्यापक अर्थ में है, तो इस बात को आप जान लीजिएगा, वाणी का जितना भी विस्तार है सभी का सभी जो साहित्य के अंतर्गत समाहित हो जाता है। मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सारा का सारा जो है अगर देखा जाए तो व्यापक अर्थ में वो साहित्य है। किंतु हम काव्यशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए जो है ये मुख्य है कि ऊपर जो परिभाषा दी गई साहित्येन भाव स साहित्य, तो यहाँ जो है आप जान लीजिएगा रसात्मक साहित्य पे हमारी दृष्टि रही है। ठीक है। क्योंकि साहित्य का अर्थ जो है रसात्मक साहित्य ही होता है। इसमें भाषा का भी तात्पर्य हो सकता है। उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज। मतलब आप इस बात को जानिए कि जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, जितनी भी पद्य की विधाएं हैं, सब की सब जो है साहित्य में समाहित हो जाते हैं। जो साहित्य का जो संकुचित अर्थ लिया जाता है, इस बात को आप जान लीजिएगा। लेकिन वहाँ जो रसात्मक साहित्य, रसात्मकता बोध होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो है हित का भाव, सहित होने का भाव होना चाहिए। इस बात पे हमारी दृष्टि जो है गहरी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि हम जो है स्थूल रूप से प्रत्येक हित साधन करने वाली कृति को साहित्य कह सकते हैं, जिससे हमारा हित सिद्ध होता हो। जो सहित साथ होने के भाव के साथ साथ हमारा हित साधन करने में समर्थ हो, उसे हम साहित्य कह सकते हैं। किंतु रूढ़ अर्थों में इस बात को आप अच्छी तरीके से जानिएगा कि रसात्मक साहित्य के संदर्भ में ही साहित्य का, रसात्मकता के संदर्भ में ही साहित्य का प्रयोग होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता होती है। बुद्धि का अपना खेल है, बुद्धि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहाँ हम साहित्य के तत्वों की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ जब विस्तार से बातें होंगी,
भाव तत्व की भी चर्चा वहाँ होगी, लेकिन इस बात को जान लीजिएगा कि जहाँ तक जो है साहित्येन भाव स साहित्य के साथ जो है क्या होना चाहिए, वो सीधे सीधे आकर के जुड़ जाता है रसात्मक। स्पष्ट है? तो हम सबसे पहले जो है चलते हैं भारतीय काव्य शास्त्रियों में भामह के पास। भामह जो है साहित्य को परिभाषित करते हुए, साहित्य के संदर्भ में, साहित्य के स्वरूप पे बातें करते हुए भामह हमसे क्या कहते हैं? कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। सुनने में चूंकि संस्कृत का श्लोक है, इसके लिए जो थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन है, कुछ नहीं। शब्दार्थो, शब्द अर्थ, शब्द अर्थो सहितो काव्य, मतलब जहां शब्द और अर्थ का संयोग है वही काव्य है। तो जब भामह ये कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्य, तो यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें काव्य के अतिरिक्त इतिहास, वार्तालाप आदि जितना सब कुछ है, सब कुछ समाहित हो जाता है शब्दार्थो सहितो काव्यम में। ये कहीं न कहीं जाकर के हल्का सा स्पर्श करता है किससे? साहित्य के व्यापक अर्थ को। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम जो है, ये परिभाषा अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो है इस परिभाषा में अतिव्याप्ति है, विस्तार ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं आचार्य विश्वनाथ जो है वो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हम एकदम नजदीक आ गए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य जो कि रसात्मक हो, रस से युक्त हो, वही काव्य है। मतलब यहां जो है आप इस बात को जान लीजिएगा कि आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसी स्थिति में रसयुक्त काव्य ही वाक्य है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो यहाँ इस बात को हम जान लें कि नहीं, यहाँ जो सरसता जो ये आकर के हमारे भाव पक्ष को जो है स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या, रसयुक्त वाक्य को हम अंडरलाइन करें, वही जो है क्या, वो काव्य है। क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है वो अपने इस अर्थ को व्यंजित करने में या साहित्य को परिभाषित करने में समर्थ है। हम और आगे चलते हैं, क्योंकि एक परिभाषा बनती है, और जो परिभाषा बनती है, परिभाषा जो बनने के साथ वो टूटने के लिए ही बनती है। इस बात को आप जान लीजिएगा। समय के साथ आवश्यकता अनुरूप परिभाषाएं जो है निर्मित होते हैं, समय के साथ विकास होता है और परिभाषाएं टूटती हैं, वो दो कदम और आगे लेके हमको जाती हैं। तो आचार्य पंडित जगन्नाथ हमसे क्या कहते हैं? पंडित जगन्नाथ जो है जब बातें करते हैं तो बातें करते हुए वो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपदकः शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपदकः शब्दम काव्यम। तो वो हमसे कहते हैं रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीयार्थ, रमणीय, ये क्या है? अर्थ, जो रमणीय अर्थ को देने वाला हो, जिसमें हम रमण कर सकें, जो हमें आनंद की अनुभूति कराने में समर्थ हो। क्या कहते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपदक शब्द, मतलब ऐसा शब्द जो कि रमणीयार्थ का, रमणीयता का अर्थ कराने का, रमण करने का जो प्रतिपादन करता हो। कहते ऐसा ही शब्द जो है काव्य है। परिभाषा जो है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा के एकदम नजदीक है, लेकिन बात को इसने और साफ किया। रसात्मक वाक्यम काव्यम को जो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो है गति देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यति भी है। तो आ जाइए जो है इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। आचार्य दंडी जो है काव्य के ऊपर विचार करते हैं, और विचार करते हुए आचार्य दंडी जो है हमसे कहते हैं काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकरण पश्यन्ते। बहुत बढ़िया। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारण पश्यन्ते, कहते काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार है। ये अलंकार की तरफ निकलना है।
लेकिन यह है कि दंडी की परिभाषा भी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस बात को आप जान लीजिएगा, साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए। इसका मतलब कि ये अलंकार को, अभी तक तो रसात्मक वाक्यम काव्यम की चर्चा चल रही थी, रस की चर्चा चल रही थी, अब इसके साथ जो है हमारे पास क्या आ गया, अलंकार भी आ गया। क्योंकि जब ये कहते काव्य शोभा करम, काव्य की शोभा जो है धर्मान, काव्य की शोभा का जो धर्म है वो क्या कहते हैं, वो अलंकरण से है। अरे जैसे भाई आभूषण से हम श्रृंगार करते हैं, आभूषण अलंकरण जो है हमारी सुंदरता को द्विगुणित करने में, बढ़ाने में समर्थ है। ठीक वही बात जो है यहाँ दंडी की परिभाषा हमसे कहती है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकरण पश्यन्ते। तो कहते कि ऐसी स्थिति में काव्य को शोभित करने वाले धर्म अलंकार हुए। आचार्य वामन जो है काव्य को परिभाषित करते हुए वो हमसे कहते हैं, रीतिर आत्मा काव्यस्य। रीतिर मतलब काव्य की आत्मा जो है कहाँ, कहते हैं रीति में है। रीति काव्यात्मक काव्य, कहते हैं रीति जो है काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन जो है आकर के जुड़ते हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनि, काव्यस्यात्मा ध्वनि। तो कहते हैं कि काव्य की जो आत्मा है वो कहाँ निहित है, तो कहते हैं कि ध्वनि में निहित है। ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। काव्य शास्त्र विस्तार ले रहा है कि नहीं? साहित्य का स्वरूप जो है वो एक एक करके एक एक गट्ठी लग रहा है जैसे खुल रही है। तो जब ये कहते हैं कि रीतिर काव्य आत्मा काव्य से जो है, और तुरंत जो आनंदवर्धन हमारे पास आते हैं, जब ये कहते हैं काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, तो बात और विस्तृत होती है। आचार्य कुंतक की परिभाषा जो है इसको और तीक्ष्ण कर देती है और व्यवस्थित कर देती है। वो क्या कहते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। कहते काव्य का जीवन वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति काव्य जीवित। कहते हैं ऐसी स्थिति में काव्य का जीवन जो है वक्रोक्ति है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में, भारतीय काव्य शास्त्र में जो है शब्द और अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं। भारतीय संस्कृत साहित्य के काव्याचार्यों ने जो हमें अपनी परिभाषाएं दी, इन परिभाषाओं के आधार पर मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, शब्द और अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य को हम काव्य कह सकते हैं। अब आ जाइए जो है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी के विद्वानों ने इन्होंने काव्य को किस दृष्टि से देखा? क्योंकि हमारा जो मूल है वो कहाँ, वो संस्कृत साहित्य में है। अब देख लीजिए, वहीं से हमको ऊष्मा मिलती है। तो बाबू श्याम आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक थे। तो आचार्य शुक्ल जब विचार करते हैं साहित्य की परिभाषा और उसके स्वरूप पर, तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। वो एक काव्य, कविता जीवन मतलब कविता में जो कुछ भी सृजित होता है वो क्या सृजित होता है? मनुष्य का जीवन। कविता में जो भी सृजित होता है क्या होता है? सारी की सारी दुनिया। तो ये कहते हैं जीवन और जगत, संसार। तो कहते हैं कविता काव्य क्या है? तो कहते हैं जीवन और जगत की अभिव्यक्ति, मतलब काव्य करने वाला व्यक्ति। कव्यता या सा काव्यम, कवि के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो काव्य है। तो लगता है उसके नज़दीक है शुक्ल जी। वो कहते हैं जीवन और जगत की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति जो है काव्य है। ठीक है, फिर हम और आगे चलते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इस संदर्भ में विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण अंतरात्मा, मतलब अंतरात्मा की जो अनुभूति है, उससे जो किरण निकलती है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो अनुभूति है, कहते हैं उसका जो चित्र तैयार होता है उसी का नाम कविता है। क्या?
बात और आगे चलती है। अब हम आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास के पास। तो श्याम सुंदर दास जो है कहते हैं कि काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। कहते काव्य को समझना हो, चूंकि साहित्य के लिए ऊपर देखिए बातें करते समय मैंने आपसे कह दिया है कि ये लिटरेचर का पर्याय है। तो बाबू श्याम सुंदर दास क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। वो कहते हैं कि काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। कहते मतलब साहित्य शब्द का जो अर्थ है वही काव्य है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र। जैसे ही साहित्य शास्त्र कहा जाता है, इसके ऊपर जो है असर कहीं ना कहीं जो है एक हल्की सी प्रतिछाया जो है अंग्रेजी साहित्य की आ जाती है। ठीक है, तो कहते काव्य शब्द का वही अर्थ है, मतलब कि जिसको हम काव्य कह रहे हैं वो क्या है, तो कहते कि हम साहित्य जिसे कहते हैं वही काव्य है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। लगता है कि ये जो आचार्य शुक्ल की परिभाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कह दिया है, तो ये आकर के उसमें समाहित हो रही है, लेकिन उसको गति दे रही है। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद जो विचार करते हैं बाबू गुलाब राय। तो गुलाब राय के अनुसार जो है, जब काव्य की परिभाषा और स्वरूप पर विचार करते हुए गुलाब राय हमसे कहते हैं साहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में सारे वांग्मय का द्योतक है। वांग्मय वाणी का जितना भी विस्तार है, विस्तृत अर्थ में। पहले वाली बात याद रखिएगा। बाबू गुलाब राय साहित्य शब्द पर विचार करते हुए हमसे वो कहते हैं कि जहाँ तक जो साहित्य की बात है, तो साहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में सारे वांग्मय का द्योतक है। वाणी का जितना भी प्रचार प्रसार है वो सारा का सारा जो है साहित्य के अंतर्गत समाहित हो जाता है। बहुत ही व्यापक दृष्टि है। शायद ये परिभाषा जो है आज जो विभिन्न विमर्शों का जो साहित्य चला और शिष्ट और अशिष्ट की बातें जो आई, सब कुछ यहाँ समाहित है बाबू गुलाब राय की परिभाषा में। जयशंकर प्रसाद कामायनी के कर्ता प्रसाद जी जो है साहित्य को परिभाषित करते हुए, साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी हमसे कहते हैं काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। अरे बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है, क्योंकि आत्मा को मनोमय, वांगमय और प्राणमय कहा माना गया है। कहते ये नित्य जो है, जो आत्मा के रहस्य हैं उसको क्रमशः जो है वो हमेशा खोलना है, क्योंकि ये जो आत्मा है इसे क्या माना गया, इसे परमात्मा का अंश माना गया ना। कहते हैं ऐसी स्थिति में आत्मा जो है इसको क्या कहा, कहते मनोमय, वांगमय, मतलब हमारे मन में जो है, हमारी वांग हमारी वाणी में जो है, और हमारी प्राणमय, हमारे जो श्वास प्रश्वास में हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, उसमें जो है कहते हैं कि साहित्य जो है क्या है, तो कहते हैं साहित्य ये है। तो ये कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, मनोमय, वांगमय और प्राणमय। अगर हमारी इस पे दृष्टि हो तो शायद इन्हीं तीनों के संकलन की बात जो है बाबू जयशंकर प्रसाद हमसे करते हैं। कहते हैं काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। ठीक है, आधुनिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के पास आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है साहित्य के ऊपर विचार करते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र साहित्य के ऊपर विचार करते हुए कहते हैं आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी दृष्टि है, व्यापक परिभाषा है। कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जो है हमसे आत्माभिव्यक्ति ही मूल तत्व, मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है। क्या, वो जो कुछ भी अनुभव करता है, वो जो कुछ भी जानता है,
उसके पास जो भी सूचनाएं हैं उसे क्या करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हमसे बातें करते हुए, ऐसी स्थिति में हमसे बातें करते हुए बड़े आराम से ये कह जाते हैं कि आत्माभिव्यक्ति की जो इच्छा है वही साहित्य का मूल तत्व है, कि हर व्यक्ति जो अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है। कहते हैं कि यही आत्माभिव्यक्ति के कारण ही कोई व्यक्ति साहित्यकार हो जाता है, क्योंकि वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है और उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो साहित्य बन जाता है। आइए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जो है साहित्य के संदर्भ में क्या विचार करते हैं। तो पंत जी के पास जाते हैं तो यहाँ आप जान लीजिएगा कि रचना प्रक्रिया भी खुलती है, क्योंकि रचना रचनाकार के मानस की चरम उपलब्धि है। तो ऐसी स्थिति में कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जो मैंने अपनी परिभाषा दी, रचना रचनाकार के मानस की चरम उपलब्धि है। लगता है कि यहाँ जो है मैं अपनी जगह कुछ हद तक सटीक सही बैठ रहा हूँ। पंत जी कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कि जब हम अच्छी तरह से जी लेते हैं, हमारी आत्मानुभूति परिपक्व होती है, स्वतः ही हृदय से ही एकदम प्रकृति झरने की तरह कलकल फूट पड़ती है। ये हो गए संस्कृत साहित्य के विद्वान। फिर हमने बातें की हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्रियों की। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने साहित्य के स्वरूप के ऊपर जो है बड़ी समग्रता से विचार किया है। हमने परिभाषित किया, देख लीजिए वो परिभाषित और उसके स्वरूप को और स्पष्ट कर रहे हैं। हम जाकर के किससे जोड़ रहे हैं, विश्व साहित्य से जोड़ रहे हैं। तो जब हम अंग्रेजी साहित्य के पास जाते हैं तो कॉलरिज का नाम आपने सुना होगा। कॉलरिज जो है साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। कहते कविता जो है वो सीधे सीधे सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होता है। क्या का सर्वोत्तम शब्द, कविता के का जो बाह्य शरीर है, शब्द संसार को यहाँ वो स्वीकार करते हैं और उसको क्या सर्वोत्तम क्रम से, मतलब अच्छी तरीके से उसे रखा जाए। वो क्या करेगा, भावों को ले जाने में समर्थ होगा। सामने वाले के पास जो है हमारे हृदय का जो उच्छलन है, हमारे मन के जो मनोभाव हैं, वो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के पास जाते हैं तो वर्ड्सवर्थ जो है इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन एंड रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रैंक्विलिटी। क्या कहते, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है। प्रकृति झरने की तरह। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो है कविता प्रबल अनुभूतियों का प्रबल सहज उद्वेग है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। मतलब वर्ड्सवर्थ जब हमसे बातें करते हैं और कविता को रेखांकित करते हैं, कविता को परिभाषित करते हैं, तो कविता को परिभाषित करते समय जो है ये हमारी आत्मा की प्रबल अनुभूतियों के ऊपर जो है इन्होंने ज़्यादा बल दिया और बोले कि यही अनुभूतियों का जो आवेग है, जब वो नहीं थमता तो वो काव्य के रूप में जो है हमारी स्मृतियाँ क्या होती हैं, वो आकार ले लेती हैं, फूट पड़ती हैं। मैथ्यू आर्नल्ड जो इस पर विचार करते हैं तो कहते हैं
कि पोट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बहुत बढ़िया। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। मैथ्यू आर्नल्ड जो है हमारे सामने जब अपनी परिभाषा रखते हैं तो पोट्री इज एट बॉटम एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की आलोचना है। तो जीवन की आलोचना की बात जो है कविता के लिए वो करते हैं। मूल रूप में कविता के लिए जो है मैथ्यू आर्नल्ड का यही कहना है। इस तरीके से हम देखें तो हेनरी हडसन जो है कविता के स्वरूप को परिभाषित करते हुए, कविता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने हमसे लिखा, लिटरेचर इज ओनली वन ऑफ द मेनी चैनल्स। लिटरेचर इज द ओनली वन of the many channels in which the energy of age discharge self. It is political movement, a religious thought, philosophical speculation and art. We have the same energy of overflowing into other form of expression. ये सीधे सीधे ये कहते हैं विभिन्न साधनों में साहित्य ही एक ऐसा साधन है। विभिन्न माध्यमों में साहित्य एक ऐसा माध्यम है। माध्यम और साधन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो विभिन्न साधनों में साहित्य एक ऐसा साधन है जिसमें किसी विशिष्ट काल की स्फूर्ति की अभिव्यक्ति होती है। इतिहास जानने के लिए तो इतिहास तो राजा का लिखा जाएगा ना। इतिहास लिखने वाला कोई होगा और लिखने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी दृष्टि जो है राजाश्रित हो सकती है कि नहीं। लेकिन मानवता के इतिहास को जानना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? साहित्य के पास जाना पड़ेगा। काव्य के माध्यम से अपने समय के सटीक चित्र को हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो हेनरी हडसन जब हमसे बातें करते कहते विभिन्न साधनों में साहित्य एक ऐसा साधन है जिसमें किसी विशिष्ट काल की स्फूर्ति की अभिव्यक्ति होती है। यही स्फूर्ति परिपक्व होकर राजनैतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, दार्शनिक आंदोलन, समाज सुधार के आंदोलन और कला के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। ठीक है, हडसन की परिभाषा भी बहुत अच्छी है। सारे लोग जो है साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते चले जा रहे हैं और ये सब कुछ मिला करके हम साहित्य के तत्व वाला जो प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ और ये विषय साफ होगा। प्रोफेसर एम.जी. भाटे जो है इसके ऊपर विचार करते कहते हैं क्या उनका मत है साहित्य आत्मा का संगीत है। मनोमय, प्राणमय, वांगमय, तीनों शब्द याद हैं। इसके पहले जो परिभाषा में हमने बातें की जयशंकर प्रसाद ने, तो भाटे कहते साहित्य आत्मा का संगीत है जो मानव के अंतस्थल से निश्रित होता, अंतरात्मा हृदय से भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कैसा निकला? एकदम शुद्ध, प्रवृत्त। भावना कैसी है? निष्कलुष, निष्कलंक। कहते हैं वो क्या करता है, वो जब आती है तो वो हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब क्या, हमारे जीवन की बेहतरी के रास्ते हमें सुझाती है कि नहीं? क्योंकि रचना की रचना है ना। अनुभव किया हुआ व्यक्ति जो है अपने अनुभवों का उच्छलन कर रहा है जो स्वतः स्फूर्त है। आर्य रिचर्ड्स ने साहित्य के स्वरूप का निरूपण जो है बहुत विस्तृत तरीके से किया है और उसके स्वरूप का निरूपण करते समय, उसके स्वरूप की स्थापना करते समय जो है कुछ बातें उसने बताई है। तो कहते क्या, साहित्य में वस्तुओं का सच्चा और झूठा होना महत्वपूर्ण न होकर उन निर्दिष्ट वस्तुओं के बीच जो है निर्दिष्ट संबंध ही महत्वपूर्ण होता है। अल्लाह, हम किसी भी साहित्य को पढ़ के वो सही है या गलत है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसके लिए है, क्या है, वो महत्वपूर्ण है। कहते हैं ऐसी स्थिति में साहित्य हमारे मनोमय और अंतर्वेगों को जागृत करता है। बहुत अच्छी बात है।
इस प्रकार हम जो अध्ययन करते हैं तो सारी परिभाषाओं के आलोक में आर्य ऋषण ने विचार करते हुए 4 मुद्दे बताए कि साहित्य का स्वरूप जो है इन चारों को अगर देख करके किया जाए, इन चारों की दृष्टि से किया जाए तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो क्या कहते साहित्य मानव जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है? तो साहित्य में मनुष्य के जीवन का चित्रण होता है। साहित्य मानव जीवन की अभिव्यक्ति है जो भाषा के माध्यम से स्वरूप ग्रहण करती है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं साहित्य मानवीय मनोभावों को जागृत करने में सहायक होता है। मानव जीवन की अभिव्यक्ति है जो भाषा के माध्यमों से स्वरूप ग्रहण करती है। और दूसरी बात ये हम कहते हैं साहित्य जो है मानवीय मनोभावों को जागृत करने में सहायक होता है। फिर तीसरी बात जो है वो रखते हैं, कहते हैं ऐसा साहित्य स्वयं किसी निर्दिष्ट काल से प्रेरणा ग्रहण करके समसामयिक विचारों और आंदोलनों को जन्म देता है। कालजयी मतलब साहित्यकार 21वीं सदी में बैठा है। वो देख कहाँ रहा है? आज के 2000 साल पहले, आज के 4000 साल पहले उसकी नज़र का कहते कि वहाँ से वो प्रेरणा लेता है, ग्रहण करता है कि नहीं? और जब उसको ग्रहण करता है तो उसमें समसामयिक विचारों को रखता है। नाना पुराण निगमाकम विधि सम्मतम। तुलसी के रामचरित मानस को देखिए, क्या लिख रहे हैं? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाई का करें। तुलसीदास की ये पंक्तियां जो है आज 500 सालों के बाद भी जो है वैसे ही मौजूद हैं। समसामयिक उस समय की परिस्थिति को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं, क्योंकि उनके सामने जो है क्या है, हमारे यहाँ के आर्य संस्कृति की पूरी ग्राम में आधारित कृषि व्यवस्था और यहाँ क्रमशः जो है नगरों का विकास, विसंगतियाँ, साधनों का अभाव। तो हमसे रिचर्ड बातें करते हुए जो तीसरा मुद्दा हमारे सामने रखते, कहते क्या साहित्य स्वयं किसी निर्दिष्ट काल से प्रेरणा ग्रहण करके समसामयिक विचारों और आंदोलनों को जन्म देता है। प्रेमचंद की बात। साहित्य क्या है? मशाल है। साहित्यकार क्या कर सकता है? साहित्यकार AK-47 किसी विसंगति के खिलाफ लेकर के नहीं चलाएगा, लेकिन वो देश की रक्षा करने के लिए AK-47 के लिए या विसंगतियों का प्रतिरोध करने के लिए तैयार करेगा। हालांकि हमारे यहाँ लंबी परंपरा मिलती है, जबकि साहित्यकार जो है सड़कों पे, सड़क शब्द आज का, साहित्यकार जो है युद्ध क्षेत्र में उतरता था। हमारे आराध्य हैं, कृष्ण को देखिए, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को देखिए, पूरा पृथ्वीराज रासो लिख दिया। युद्ध क्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने आता, बात बड़ी होगी। फिर लौट आइए, हम यहाँ आते थे, कहते क्या साहित्य स्वयं निर्दिष्ट काल से प्रेरणा ग्रहण करता है और प्रेरणा ग्रहण करके जो समसामयिक विचारों और आंदोलनों को जन्म देता है। ठीक है। और अगली बात ये कहते हैं साहित्य में सौंदर्य और आनंद के साथ साथ संगीतमयता होती है। मतलब साहित्य क्या करे? हमें सौंदर्य की अनुभूति कराए, हमें आनंद की अनुभूति कराए और उसमें जो है संगीतात्मकता लय हो। हालांकि नई कविता में गद्यात्मक कविताएं चल पड़ी, जहाँ बुद्धि पक्ष की प्रधानता है, जहाँ भाव पक्ष कमजोर हुआ है, और जहाँ भाव पक्ष की प्रधानता होगी वहाँ क्या होगी? तरलता होगी, वहाँ लयता होगी, वहाँ संगीतात्मकता होगी। अरे यार, भारतीय काव्य शास्त्र का शुरुआत थी कहाँ से होता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता है। कैसे? काव्यात्मक है। तो यहाँ जो है ये विचार करते हुए हमसे यही कहते हैं कि साहित्य में सौंदर्य तथा आनंद के साथ साथ संगीतमयता होती है और उसकी भावना कल्याणमयी होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना।
साहित्य का मूल उद्देश्य है। मैं तो कहता हूं आधुनिक कलमकारों को, आधुनिक साहित्यकारों को अपने लेखन के पहले तुलसीदास को पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस को विशेष दृष्टि मिलती है। फिलहाल क्या होना चाहिए? कल्याणमयी होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। शिवत्व की प्राप्ति जो है वो साहित्य का उद्देश्य है। जीवन की बेहतरी का प्रश्न जो है साहित्य का प्रश्न है। तो यहाँ जो आपसे बातें करते हुए हम आपसे कहें कि साहित्यकार जो क्या होता है, स्वयं की इच्छा का मालिक होता है। वो किसी भी नियम, किसी बंधन से नहीं बंधा होता है। जब उसकी इच्छा होती है तब वह लिखता है, जब उसकी इच्छा नहीं होती है तब वो नहीं लिखता है। इसके लिए जो है क्या कहा गया, अंग्रेजी में एक शब्द चलता, मूड। अतः जो है इस बात को आप जान लीजिएगा कि साहित्य की प्रवृत्तियों, प्रेरक शक्तियों का अध्ययन करते समय हमें इस बात को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ऐसी प्रेरक शक्तियां हैं जो किसी साहित्यकार को या किसी व्यक्ति को साहित्यकार बनाती हैं और उसके द्वारा जो है सृजन होता है, जो सृजन होता है वही साहित्य है कि नहीं? क्योंकि वो करता क्या है कि जीवन के सत्यों को सुंदर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जीवन को जीवन के रूप में वैसे जस का तस रख दिया तो उसमें जो आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो जीवन का सत्य है उसे जो हमारे सामने रखा जाए और सुंदर तरीके से रखा जाए, जो हमारी दृष्टि को आकर्षित करे, जो हमें अपने से बांधे, है कि नहीं? तो कहते हैं सत्य को सुंदर रूप में प्रस्तुत करना, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है? शिवत्व की स्थापना करना, कल्याणमयी, कल्याण करना, मानव जीवन की बेहतरी। जो कुछ भी सृजन होता है, जो जितनी भी कलाएं हैं, इसके मूल में यही भाव जो है केंद्रीय भूमिका के रूप में कहीं ना कहीं काम करता है। हेनरी हडसन ने साहित्य की प्रेरक शक्तियों की चर्चा करते हुए साहित्य की 4 प्रेरक शक्तियों की बातें हमसे की हैं, और शायद यही चारों चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को जो साहित्यकार बना देते हैं। जैसा कि आपसे मैंने चर्चा करने के दौरान अभी अपनी बात कही थी कि मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है कि वह अपने को व्यक्त करना चाहता है। तो प्रेरक शक्तियों में क्या कहते हैं? प्रेरक शक्तियों में हेनरी हडसन कहते हैं डिजायर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्माभिव्यक्ति की इच्छा, कि जो हमने अनुभव किया, जो हमारी अनुभूति रही, उसे हम क्या करना चाह रहे हैं? उसे हम शेयर करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं कि लोग हमारे अनुभव को जानें, लोग हमारी अनुभूति को समझें। क्योंकि उसमें क्या है? उसमें जो है सुंदरता के साथ साथ जो है वो शिवत्व का भाव है, जीवन की बेहतरी है। तो ये जो आत्माभिव्यक्ति की इच्छा है, ये क्या करती? किसी भी व्यक्ति को साहित्यकार बनाने में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती है। क्योंकि कुछ भी हम जानते हैं तो क्या चाहते हैं? हम लोगों को बताना चाहते हैं। फिर दूसरी बात प्रेरक शक्तियों में आती है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑफ पीपुल एंड देयर डूइंग। बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति साहित्यकार है। हम करते क्या हैं? मनुष्य और उसके कार्यों के प्रति हमारी रुचि हो, नहीं तो हम पैदा तो हुए और जीवन जगत से हम जुड़े हैं, लेकिन जो साहित्यकार की दृष्टि होगी वो बहुत गहरी होगी। उसकी जो लोग, पीपल मतलब लोगों में और उनके क्रियाकलापों में उसकी बड़ी गहरी नज़र होगी, क्योंकि मनुष्य उसके कार्यों में रुचि ही जो है किसी व्यक्ति को किसी भी समय के सच से साक्षात्कार करवाने में समर्थ होगा, है कि नहीं? बड़ी गहरी दृष्टि हो, समय को वो पढ़ रहा हो, रीड कर रहा हो। तीसरी बात होती है जगत के प्रति जो है आकर्षण। ये जो दुनिया है, क्योंकि आकर्षण का भाव नहीं रहेगा तुम्हारी दृष्टि गहरी नहीं जमी रहेगी। और इसके साथ जो है क्या होना चाहिए? तो कहते हैं प्रेरक शक्ति में कल्पना शक्ति का विस्तार। जो सत्य है
जस का तस न रख करके उसमें कल्पना का मिश्रण करें, लेकिन मिश्रण कितना, जितने से कि भाव सुंदर बन सके और सत्य दब न जाए। क्या है, तो जगत के प्रति आकर्षण का भाव और उसके अनुसार जो है कल्पना जगत का वो निर्माण करे, उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो। क्या कहते हैं, कहते हैं कि इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन विच वी लिव एंड द वर्ल्ड इमेजिनेशन इन विच वी कॉन्स्टिट्यूट इन एक्सटेंस। तो इस तरीके से जो है इस दुनिया के प्रति आकर्षण का भाव हो और उसके अनुरूप जो है आवश्यकता अनुसार हम उसमें कल्पना का मिश्रण कर सकें। और अगली बात आती है रूप विधान की कामना, लव ऑफ फॉर्म एज फॉर्म। तो इस तरीके से हम देखें तो हेनरी हडसन और हीगल ने साहित्य की जो चार प्रेरक शक्तियाँ बताई हैं, और भारतीय काव्य शास्त्री, संस्कृत के आचार्य, हिंदी साहित्य के विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों ने जो साहित्य को परिभाषित और साहित्य के स्वरूप में विचार किया, तो एक बात जो हमारे सामने स्पष्ट होती है कि साहित्य का स्वरूप क्या है या साहित्य क्या है। कहते हैं सौंदर्य अनुभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में जो आनंद का स्रोत है वो आविर्भूत होता है कि नहीं, कि हमने जो है हमारी अंतरात्मा ने जिस आनंद का अनुभव किया वही जो है वो क्या होता है, वही जब प्रस्फुटित होता है, वही जब पुष्पित होता है, वही जब पल्लवित होता है, तो क्या होता है, फिर साहित्य का जन्म होता है। वो होती है कविता, वो होता है जितने भी गद्य की विधाएं हैं, जितने काव्य की विधाएं हैं। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में काव्य या साहित्य की जो प्रेरक शक्ति है, काव्य या साहित्य के मूल में जो भाव काम करता है वो क्या है, वो सीधे सीधे जान लीजिएगा सौंदर्य और जगत के प्रति आकर्षण, मनुष्य और मनुष्य के कार्यों के प्रति गहरी दृष्टि। ये गहरी दृष्टि क्या करेगी, वो हमें जो है हमारे सामने ले आ करके जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जीवन के सच को रसात्मक तरीके से व्यक्त करे, वही काव्य है। क्योंकि साहित्य में इन परिभाषाओं और स्वरूप के संदर्भ में स्थापित विचारों को ध्यान में रख करके इस बात को हम जान लें कि साहित्य का पहला और अंतिम कर्म शिवत्व की स्थापना है, सत्य को सामने ले आना है। सत्य को सामने ले आते समय, अंधकार से प्रकाश में ले आते समय जो है सुंदरता का ध्यान रखना है। तो ये संस्कृत साहित्य के, भारतीय साहित्य के और पाश्चात्य साहित्य के विद्वानों की परिभाषाएं रहीं, जिसके आलोक में हमने जो साहित्य की परिभाषा और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको विषय समझ में आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है अवश्य हमें दें। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। मेरा मोबाइल नंबर है 9324554008। एक बार फिर मोबाइल नंबर 9324554008। इस नंबर पे जो है आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि व्याख्यान में आवश्यकता पड़ने पर सुधार किया जा सके। हार्दिक धन्यवाद।